हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे देख रहे हैं सुपीरियर प्लस पर, ठीक है। तो मेरा नाम है करतार कुमार और हमारा और आपका जो है बेहतरीन और प्यारा एक लवली सा चैनल जो है सुपीरियर प्लस, जहाँ पर हम और आप एक फैमिली की तरह ज्वाइंट हैं, ठीक है। तो देखो, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो देखो, एटॉमिक थ्योरी की आप मेरे पिछले लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बात बताई थी। तो मैंने आपको बताया था 19th सेंचुरी के अंदर तो बहुत सारे मॉडल्स हमको मिले। प्लम पुडिंग मॉडल एंड दो तीन और भी मिले थे। प्लम पुडिंग मॉडल भी एक अच्छा मॉडल था, यानी मैं नाम वाले बता रहा हूँ। उसके बाद हमें रदरफोर्ड का एक बेहतरीन मॉडल मिला, फिर नील बोहर का मिला, देन हमको क्वांटम जो है मैकेनिक्स की शुरुआत हुई, ठीक है। तो देखो, ये हमारे पास मॉडल्स थे। इम्प्रूवमेंट होती गई। शुरू में जो हमारे पास कौन थे, प्लम भाई साहब थे। थोड़े बहुत शुरू में नहीं थे, उनसे पहले भी मॉडल्स थे ऑलरेडी। तो उन्होंने हमको बताई थी कुछ बातें। अभी हमारे पास जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को नहीं बताया जाता। रदरफोर्ड का मॉडल था। यार, हमारी सोच ऐसे होती है, मुझे बहुत ज़्यादा आग लगती है। मैंने बहुत सारों को देखा है, रदरफोर्ड ने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया, रदरफोर्ड ने गलत बताया। अगर रदरफोर्ड को कुछ आता नहीं था, मैंने सुना है बहुत लोगों के। तो मुझे इस बात पे गुस्सा लगता है। यार, वो जो इरा था, वो जो टाइम था ना, तो उस टाइम पर ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि भाई रदरफोर्ड भैया ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया इतने जो है बेस्ट वे से। भाई यार, वहाँ पर न्यूक्लियस की खोज होना बहुत बड़ी बात थी। हम इसकी काम मेहनत को समझ नहीं पा रहे। हम खाली इसके जो है इस पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं, इसने थोड़ी गलती कर दी। गलती नहीं कि इसने उस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो, ठीक है ना। तो भाई, उसने बहुत सारा यानी उसकी यानी कंट्रीब्यूशन है एटॉमिक थ्योरी के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और कुछ पोस्टुलेट्स इन्होंने और भाई साहब ने भी लिए और एक्सेप्ट भी किया। तो हम इसकी जो है कंट्रीब्यूशन को कभी भी झुटला नहीं सकते, ठीक है। तो भाई, मैंने देखी इस बुक के अंदर और मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी देखे, पोस्टुलेट्स भी देखे। तो मुझे बात समझ नहीं आई कि यार मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं, मतलब कैसे कहाँ से लेकर शुरू करूं। तो मुझे इसके लिए मेहनत करनी पड़ी। मेहनत तो वैसे भी करना है, थोड़ा यानी थोड़ा दिमाग का एक्स्ट्रा प्रयोग करना पड़ा। और देन मैंने सोचा यार ऐसे ऐसे आपको एक्सप्लेन करूँ कि बात आपके पल्ले पड़े दिमाग में, ठीक है ना। ऐसे नहीं मौलवी साहब बैठ के शुरू हो गया और संगत बैठी है लंगर के लिए, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। तो देखिए, लेक्चर बड़ा ज़रूर होगा तो, लेकिन मैं आपसे जो है 100% श्योर, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको हर चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए अपने, यानी मैंने यहाँ पर लिखा है अपने हिसाब से इस चीज़ को जो है क्या कुछ बाहर मुल्क की जो है वर्जन्स थे किताब कैनेडियन वगैरह से, तो मैंने वहाँ से लेकर यानी कुछ प्रॉपर जैसे आपके कोर्स के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बाद में ये मैं आपको बुक में एक एक लाइन पढ़ाऊँगा कि बुक वाले क्या कहते हैं। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको एक एक लाइन बताऊँगा कि क्या एक्सप्लेन करते हैं और मैंने आपको क्या बताया अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। तो देखो, आपको ऐसे पल्ले नहीं पड़ेंगे नोट्स। तो देखो, यहाँ पर राइटिंग थोड़ी मैंने स्कैन करने के बाद बहुत ज़्यादा राइटिंग ख़राब हो गई, वैसे यानी सामने से अच्छे लग रहे थे, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैंने लिखा है अपने हिसाब से प्रॉपरली कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। देखो, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आपको सबसे पहले समझना होगा बोर से पहले, यानी हम थोड़ा इसको इम्पोर्टेंट चीज़ को देखेंगे। रदरफोर्ड ने हमको बताया ये एक एटम है। रदरफोर्ड भैया ने हमको कहा एटम का एक बीच के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ये जो है इसका जो 10⁻⁻15 टाइम, ये जो है इसकी साइज़ होती है मीटर। 10⁻⁻15 मीटर इसकी साइज़ होती है। तो ये एटम का यानी बहुत ज़्यादा छोटा हिस्सा होता है, यानी 10⁻⁻5 टाइम छोटा होता है एटम से, ठीक है ना। एटम से 1 लाख गुना छोटा होता है। और उन्होंने बताया इसके अराउंड एक चीज़ होती है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं ऐसे v वेलोसिटी के साथ, यानी घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन्होंने हमको ये बताया। एटम का साइज़ होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, ओके। तो इन्होंने एटम्स पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड, यानी एक छोटे से ऐसे न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस 3 इतना गुना छोटा होता है। मैंने आपको ये 3 बात बताई, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर एक समझो, हमने इसको देखा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द।
तो रदरफोर्ड भैया ने इस चीज़ को ना प्लैनेट्स की तरह ले लिया। रदरफोर्ड ने कहा है कि यानी इस चीज़ को एक्सप्लेन करवाया कि एटम को यानी उसने सोलर सिस्टम की तरह ले लिया। यानी एटम की ये जो है प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस है, इसने कहा यार ये तो सन है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन प्लैनेट है, इसकी तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी इसने इसकी तरह इसको एक्सप्लेन किया, जबकि ये इसने इसका बेड़ा गर्क करवा दिया। ठीक है ना, देखो बात मेरी समझो। ये इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर जो है पाथ में। ठीक है ना, तो ये क्या है ऐसे। तो देखो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन वी स्पीड के साथ जा रहा है। ठीक है ना, तो इसकी आपने देखी यानी स्पीड इसकी कांस्टेंट है। हकीकत में इलेक्ट्रॉन को यहाँ है तो ऐसे जाना चाहिए, ऐसे, अगर यहाँ पर है तो ऐसे जाना चाहिए, जबकि ये ऐसे मुड़ रहा है। यहाँ पर है तो इसको ऐसे सीधा टेंजेंशियल, यानी आपने टेंजेंट पढ़ा होगा, ऐसे निकल जाना चाहिए था, जबकि ये ऐसे मुड़ रहा है। यहाँ पर ऐसे जाना चाहिए था, जबकि ये ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे मुड़ रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आपको यानी वेलोसिटी के अंदर चेंज मिल रहा है, यानी इसकी हर जगह पर ये वेलोसिटी यानी चेंज हो रही है, एक अंदर की तरफ फोर्स लग रही है। ठीक है ना, तो हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जबकि हमने पढ़ा था फिजिक्स की क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, क्या चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो मतलब ये एक्सीलरेटेड बॉडी है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सीलरेटेड है, भले इसकी स्पीड चेंज ना हो, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन है इसके पास। ठीक है ना, तो एक्सीलरेटेड बॉडी है। तो बताऊँ, रदरफोर्ड ने इसको कहा जो है हमारे पास क्या सोलर सिस्टम की तरह है। तो सोलर सिस्टम के जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो चार्ज लेस होते हैं, उसका कोई ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ चार्ज के बारे में, वो आपको मैं आगे समझाता हूँ। जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है, मतलब ये जो है नेगेटिव चार्ज यानी एक करंट नहीं, एक चार्ज रिवॉल्व कर रहा है। प्लैनेट्स चार्ज लेस बॉडीज़ हैं और ये चार्ज रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, एक्सेलरेटेड चार्ज बॉडी है। ठीक है ना, तो उस टाइम के पे जो है टाइम पर क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लासिकल जैसे कहते हैं जो कि पुराना वाला यानी जो क्लासिकल जो है हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी पुरानी वाली, यानी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं थी, यानी वो पुरानी वाली चीज़। तो उसमें हमारे पास एक थ्योरी थी, एक्सप्लेन की थी, यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर, कि इन एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, कोई भी एक एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या एक्सीलरेटेड है, चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है जबकि रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है ना, तो ये एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज है। तो कोई भी एक एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है वो रेडिएशन को इमिट करता है, एनर्जी को। ठीक है ना, वो एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, मैंने आपको बताया। और एक्सीलरेशन, यहाँ पर कौन सी एक्सीलरेशन है, कैसा एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। कौन सी एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपिटल, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ठीक है ना, तो देखो ये बात समझ आई आपको, ये क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है। मेरे जो यकीन है आपको ये बात समझनी है, इमिट्स रेडिएशन वाली। ये याद रखो कि एक्सीलरेटेड चार्ज बॉडी, कोई भी एक्सीलरेटेड चार्ज बॉडी है ना, कोई भी चार्ज वाली बॉडी वो रिवॉल्व करती है तो वो एनर्जी को लूज़ करती है, एनर्जी को लूज़ करती है। चार्ज लेस कोई भी एनर्जी को लूज़ नहीं करती। तो तब के टाइम पर ये माना जाता था। ठीक है ना, ये हमारे पास मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बिल्कुल सही बात थी। तो रदरफोर्ड एटॉमिक के तबाह होने का रीज़न क्या था, इसका ड्रॉबैक ये था, ही कुडंट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। क्यों, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहता है कि एक्सीलरेटेड जो चार्ज पार्टिकल होता है वो एक्सीलरेटेड होता है तो वो एनर्जी को लूज़ करता है। तो जब हम एनर्जी को लूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा था, इस जगह पर, इस पाथ पर रिवॉल्व, तो जब एनर्जी को वो अपनी लूज़ करता जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो अपने इसके अंदर क्या न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा, कोलाइड हो जाएगा और ये एटम नाम की चीज़ नहीं रहेगी, तबाह। जबकि मैं आपके सामने हूँ और आप हैं, आपकी चीज़ें, अशियाँ हैं, अर्थ है, मैटर है, सब कुछ मैटर है, ऐसा नहीं होता हकीकत में। तो यानी देखो एनर्जी को लूज़ करता गया, उसके जो है हमारे पास एनर्जी को लूज़ करता गया और इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को खींचा हुआ है, इसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है।
तो यहाँ पर इसकी तरफ ये खींचता जाएगा और एक टाइम आएगा ये अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अगर एनर्जी को लूज़ कर रहा है तो भाई इसको यानी कैलकुलेशंस के बाद हमको पता चला उस टाइम पर कि इस इतना होने के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड्स लगेंगे इसको होने में। बहुत छोटा टाइम है, पलक झप यानी समझ लो इसके इस टाइम के अंदर तो पता नहीं हमारी एक पलक भी ना झपके। मतलब ये कि हमारी पलक झपकने में बहुत टाइम लग जाता है, उससे पहले ये ख़त्म हो जाता तो हम भी ना होते भाई। हकीकत में ऐसा नहीं होता। ये बात समझ आई? ये लिखी हुई है, पढ़ लो। इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद न्यूक्लियस और जो है समा जाएगा न्यूक्लियस के अंदर और एटम वुडंट एग्जिस्ट, और इसको लगने में लगेगा 10⁻⁸ सेकेंड, ठीक है। तो दूसरी बात हमें कही थी हमारे रदरफोर्ड भैया ने कि भाई वो रेडिएशन को एमिट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। वो रेडिएशन को एमिट कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है ना। तो भाई वो एटॉमिक तो कोई भी रेडिएशन रिमूव हो रही है तो हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम की वजह से इसका ड्रॉबैक था। तो हमें देखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में आपको समझाऊं पहले। डिस्पर्जन लाइट स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब भी कभी हम वाइट लाइट को किसी भी प्रिज्म से क्रॉस करवाते हैं, आपने पढ़ा होगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स कलर में डिस्पर्स हो जाती है 7 रंगों के अंदर। तो हमारे पास एक स्क्रीन लगी हुई होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, ये मल्टी क्रोमेटिक लाइट है। फिर हमें यहाँ पर रेड कलर नज़र आता है, दूसरे कलर्स आते हैं नज़र, ठीक है ना, समझे। तो भाई वो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन है, वो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा था, यानी सातों के सातों रंग नहीं मिल रहे थे हमें। यानी वो देखा तो यानी वो ऐसे लाइट को क्रॉस करवाया तो वो रेडिएशंस भी थी, तो रेडिएशंस तो एमिट कर नहीं रहे थे, ठीक है ना। और जब उसमें से हम कोई भी यानी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किया तो हमें ऐसा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता जैसे हमें रेनबो के अंदर मिलता है। प्रिज्म कौन होता है उस वक्त? वाटर का ड्रॉपलेट प्रिज्म की तरह काम कर रहा होता है। हमें वहाँ पर 7 कलर नज़र आते हैं, ठीक है ना। और भी होते हैं जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा कम होते हैं। यहाँ पर ये क्रॉस होती है रेडिएशंस, तो बहुत ज़्यादा अलग अलग होती हैं, वो अलग अलग रीजन्स में आती हैं चीज़ें, वो आपका काम नहीं है। तो हमें 7 कलर तो देखो हाइड्रोजन के केस में हमको ये चीज़ नज़र नहीं आई, हाइड्रोजन के अंदर ये चीज़ नज़र नहीं आई हमको। तो देखो 2 चीज़ें करवाई हमने। क्या किया? हाइड्रोजन के एटम्स लिए, उसको इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से, इलेक्ट्रिक चीज़ की मदद से इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया और हीट करवाया, ठीक है। हीट करवाने के जब ये कूल डाउन हुए तो इन्होंने कुछ रेडिएशंस को एमिट किया। हीट जब दी तो यहाँ पर से कुछ रेडिएशंस एमिट हुई, तो वो रेडिएशन जब हमने प्रिज्म से क्रॉस करवाई, प्रिज्म से क्रॉस करवाने के बाद हमें पट्टी के ऊपर हमने देखा तो यानी ये हीटेड था, तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है हीटेड था, हीटेड कूल डाउन हुआ, कुछ हमें यहाँ पर कलर नज़र आया, कुछ यहाँ पर हमें कलर नज़र आए, ग्रीन आ गया। मैं प्रॉपर नहीं कलर बता रहा आपको यार सर आपने ये लगवाया, हकीकत में आपको वायलेट मिला था, रेड मिला था, ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हमें यहाँ पर ये ब्लू नज़र आया, फिर मुझे यहाँ पर ये जो है येलो नज़र आया, तो मुझे ये 3 ये कलर नज़र आया। बाकी पूरा का पूरा यहाँ पर ग्रे लगा पड़ा था, ग्रे नहीं ब्लैक, यानी पूरा का ग्रे नहीं लगा पड़ा था, ब्लैक पूरा हुआ पड़ा था, ठीक है। ये हमें 3 कलर नज़र आए, बहुत सारे आए थे, 3 नहीं थे, मैं आपको एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ। तो एक फिनोमिनन ये था हमारे पास। दूसरा फिनोमिनन ये था जब हमने यही एटम्स थे, पहले तो हीट किया फिर कूल डाउन करवाए, यही एटम्स थे, इसमें से जब हमने वाइट सनलाइट जैसे होती है उसी टाइप की लाइट को हमने क्रॉस करवाया और प्रिज्म से इसको बाहर निकलवाया, ठीक है। तो हमें जो स्क्रीन पर कलर नज़र आए, स्क्रीन पर हमें सारे कलर नज़र आए, बट ये जो ग्रीन कलर था, ब्लू कलर था और येलो कलर था, इसकी जगह हमें एक चीज़ नज़र आई, बाकी पूरा हमारा भरा पड़ा था। ये हमें सारे के सारे अलग अलग तरह के कलर नज़र आए, बिल्कुल बेहतरीन कलर काम हुआ पड़ा था। मैं इसको जो है रेड से पिंक से डिनोट कर दूं, मतलब सारे हमको कलर नज़र आए, ठीक है, सारे के सारे कलर नज़र आए हमको, ठीक है।
बट हमें यहाँ पर जहाँ पर ऊपर ये ब्लू कलर नज़र आ रहा था, हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो इस जगह पर हमें एब्जॉर्प्शन नज़र आई, यानी कि लाइट की रे गई, ये पूरा यहाँ पर ब्लैक हो गया, हमें क्या एब्जॉर्प्शन नज़र आई। तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया यार, ये एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रम क्यों, हकीकत में हमको पता है ये हो रहा था। उन्होंने कहा अब यानी रेनबो की तरह पूरा कंटिन्यूस बनना चाहिए, जबकि वैसा नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से इसके कुछ ड्रॉबैक्स तो है। ठीक है, ये बात समझ आई आपको। मैंने यहाँ पर ये बताई गैस के एटम्स को हमने इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हीट प्रोवाइड की, तो रेडिएशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ मिली हमको। तो उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ, ये हमारे पास ये स्क्रीन थी, स्क्रीन पर हमें 3 कलर नज़र आए इस जगह पर हमें, बाकी पूरा का पूरा ये जो था ना खाली मिला, हमें कोई चीज़ नज़र नहीं, मेरे माई ब्लैक मिली, ये 3 कलर मिले हमको। ठीक है, तो एक और हमने इसकी जगह एक करवाया, जब वाइट लाइट को पास करवाया तो हमें कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ जो है मिसिंग हुई, मतलब और वो वही मिसिंग थी जो यहाँ पर शो हो रही थी, उसी कलर की वेवलेंथ हमको मिसिंग हो गई 3 की 3। ठीक है, ये हमको हुआ। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन उसी चीज़ का हुआ जो कि पहले वाली स्क्रीन पर एमिशन हुई थी जिसकी, तो वो एमिशन था, हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिला। ठीक है, तो ऐसा हुआ था हकीकत में। तो ये इसका ड्रॉबैक था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो देखो बुक में समझाता हूँ मैं आपको। तो सोलर सिस्टम वाली बात कर दी, हाँ, तो सोलर सिस्टम का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया वो वाला कि सोलर सिस्टम के पास जो था वो चार्ज बॉडीज़ नहीं है, वो चार्ज लेस बॉडीज़ होती हैं हमारे पास, तो वहाँ से कोई भी इमिशन नहीं होता। बट उस टाइम पर हमारे पास ला था भाई चार्ज पार्टिकल जो होता है वो क्या वो होता है। तो अब बुक की तरफ बढ़े, तो भाई बुक हमारी क्या कहती है, भाई बुक कहती है रदरफोर्ड बिकेम सक्सेसफुल इन प्रेजेंटिंग, भाई उसको कहा सक्सेसफुल, भाई आप सक्सेसफुल थे, वो खुश हो गए, उसकी आत्मा खुश हो गई। बिकेम सक्सेसफुल इन प्रेजेंटिंग डेट एटम्स हैव टाइनी पॉजिटिव न्यूक्लियस, तो एटम के पास एक छोटा सा पार्ट होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता, कंसंट्रेटेड होता है, यानी अवेलेबल होता है, और इसके नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इसके अराउंड। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड ने थे इस बात को कंपेयर किया था, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को प्लैनेट्स की तरह किया था जो सन के अराउंड, यानी पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड, यानी इसको यानी प्लैनेट्स की तरह लिया था। बट इसी वजह से इसका बेड़ा गर्क हो गया, डिफेक्शन इसकी वजह से मिला, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, इसका नेगेटिव चार्ज है, जबकि जो प्लैनेट्स हैं वो चार्ज लेस बॉडीज़ हैं, तो दे शुड लूज एनर्जी कंटिन्यूसली। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे जो रिवॉल्व करें तो वो एनर्जी जो है, इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व लाइक प्लैनेट्स, अगर इलेक्ट्रॉन जो है प्लैनेट की तरह जो है रिवॉल्व कर रहे हों, ठीक है ना, अगर प्लैनेट की तरह रिवॉल्व कर रहे होते तो यानी वो एनर्जी का एमिशन कर रहे होते और वो एक टाइम आता 10⁻⁻8 सेकंड्स के अंदर समा जाते और एटम हमको मिलता नहीं। ठीक है, तो हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा था। दूसरी हमको चीज़ क्या मिली, हमें एक कंटिन्यूसली जो है एमिशन नहीं मिला, तो मतलब एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन बिकम क्लोजर टू न्यूक्लियस एंड फॉल इनटू, यानी वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाता। और दूसरी हमको क्या एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मिला, जो मैंने आपको समझाया, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इमिट एनर्जी, अगर ये एनर्जी को इमिट कर रहा होता रेडिएशन, जो कि अगर हमने बताया जो कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में था, तो हमें दोनों जो है फिनोमिना नहीं मिले, जबकि हमें ना तो ये नहीं फॉल हुआ, हमें जो एटम हमको मिल रहा है आज के दौर में ऐसा नहीं हुआ, और हमें जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था वो भी फॉर्म नहीं हुआ, जबकि हमारे पास क्या हुआ था, लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म हुआ था, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा था, एक वाले में हमें कुछ एमिशन मिल रहा था। ठीक है ना, क्या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमको नहीं मिला। तो ये दोनों के दोनों मसले नील बोहर फिजिसिस्ट बंदे थे 1913 के अंदर, ये पूरे मसले का हल करके बताया। ठीक है, तो भाई देखो मैंने आपको एक एक चीज़, यानी इतने से इस पैरा को देखो, इस पैराग्राफ को समझाने के लिए तकरीबन 19 मिनट लगा दिए, 90 मिनट्स, यानी इतनी चीज़ को एक्सप्लेन करने में लगे हैं। तो आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जैसे इस क्वालिटी जो है एजुकेशन को हर चीज़ जो है उसके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ठीक है, ये बात समझ आई। अब इतनी बात समझ आई तो हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, बोहर भाई साहब के मॉडल पर। तो बोहर भाई साहब हमको कहते हैं, बोहर भाई कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इलेक्ट्रॉन जो है किसी ना किसी ऑर्बिट्स में यानी रिवॉल्व करेंगे। ऑर्बिट क्या होता है,
ऑर्बिट एक जो है हमारे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड कुछ जगहें बनी हुई होती हैं। ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड एक जगह बनी हुई होती है स्पेशल टाइप की, यानी स्पेसिफिक जगह होती है वहाँ पर, यानी इलेक्ट्रॉन वहीं पर ही रिवॉल्व करता है। रदरफोर्ड भैया कहते हैं इलेक्ट्रॉन सर्कुलर में, यानी जो है इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करता है अराउंड, मतलब वो कहीं पर भी, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। जबकि हमारे बोर भैया कहते हैं कि वो फिक्स ऑर्बिट में, यानी वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। यानी ये आपको यहीं पर ही मिलेगा, इस जगह पर नहीं मिलेगा, इस जगह पर नहीं मिलेगा, इस पर नहीं मिलेगा, इसी जगह पर मिलेगा, यानी इस लाइन के अंदर, इसी एरिया के अंदर, ठीक है, यहीं पर मिलेगा, बोर भैया कहते हैं। तो भाई दीस ऑर्बिट्स, इन ऑर्बिट्स की जो होती है एनर्जी फिक्स एनर्जी होती है। तो इन्होंने क्या कहा, इन ऑर्बिट्स का नाम रखा एनर्जी लेवल। ये क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। इनकी एक फिक्स एनर्जी होती है, एनर्जी के लेवल होते हैं ये एनर्जी के लेवल होते हैं। यानी समझ लो इसकी एनर्जी 1 है, इसके पहले वाले की एनर्जी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो जहाँ पर वही आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा जिसकी 1 एनर्जी होगी। इसकी कौन सी एनर्जी होगी, 1 एनर्जी होगी। आपको 2 पर कौन सा मिलेगा, जिसकी एनर्जी 2 होगी। 3 जिसको मिलेगा 3 की होगी। यहाँ पर कोई भी ढाई का सिस्टम नहीं होता, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। और स्टेशनरी लेवल्स, और स्टेशनरी लेवल्स का इनको नाम रखा इन्होंने 1913 के अंदर भाई ने बताई, और ये स्टेशनरी लेवल्स होते हैं। तो ये के लेवल्स क्या होते हैं, 4 के 4 ऑर्बिट्स होते हैं स्पेसिफिक टाइप की, ये स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी क्यों का, इनकी जो होती है एनर्जी फिक्स होती है, ये स्टेशनरी होते हैं, ठीक है ना, स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं। तो इन्होंने इसको ये कहा, तो इन्होंने इसका नाम रखा तो मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टाइप के ऑर्बिट्स में ही, एरिया में ही रिवॉल्व कर सकता है, बोर भैया कहते हैं। यानी पहले जिसके पास पहले से मैच होगा, वो पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, यानी वो स्पेसिफिक जगह में ही आपको मिलेंगे, कहीं और पर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना आपको। तो हमें बोर भैया कहते हैं भाई, ये पोस्टुलेट पढ़ो उसका, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन हमको कैसे पता चलेगा यार, इलेक्ट्रॉन जो है इस दूसरे के अंदर होगा या पहले के अंदर होगा, तो उस ऑर्बिटल के अंदर होगा जहाँ पर इसका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कोई भी रोटेशनल बॉडी होती है जो कि मूव कर रही है, ठीक है ना, ये रोटेटिंग बॉडी है, समझ लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है, तो इसका कोई ना कोई है, तो इसका आर जो रेडियस है, इसके रेडियस पर जो इसका जो मोमेंटम का जो मोमेंट है उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, इसको हम कहते हैं P/R, ठीक है ना, जिसको कहा जाता है MVR, यानी मोमेंटम का भी मोमेंट। तो एंगुलर जो मोमेंटम होता है MVR, ठीक है ना, तो इसका जो MVR होता है वो इसके इक्वल हो, किसके इक्वल हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो h/2 पाई, 2 कॉन्स्टेंट एक चीज़ है, पाई आपको पता है कांस्टेंट है, h एक नई चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, इंटीग्रल मल्टीपल भी बताता हूँ। h होता है एक प्लांक्स कांस्टेंट है, ये आपको आने वाले दौर में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ये आप जहन में रखें, प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है ना, एक कांस्टेंट है, समझ लो एक कांस्टेंट की तरह इसको डील करें आप। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है जो कि हमारे पास क्या है इसका। तो इलेक्ट्रॉन उन ही ऑर्बिट्स में मूव कर रहता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का MVR जो है इक्वल हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है n। इंटीग्रल मल्टीपल को हम n से शो करते हैं, n से शो करते हैं। n हमारे पास क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, ये n क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता जाएगा आखिर तक, ठीक है, ये हमको एक्सप्लेन करता है। तो देखो जब ये हमको एक्सप्लेन करता है तो यानी ये नंबर ऑफ शेल्स को डिनोट करता है। ये जो हमारे पास सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस वाला एरिया n से डिनोट किया। तो पहले का हमने क्या, ये k है, l है, तो k को हम इज इक्वल टू 1 से डिनोट करते हैं, l को इज इक्वल टू 2, और k l m n। तो हमने इसका जो है बोर ने इसका नाम रखा एनर्जी के ऑर्बिटल का, k l m n, l को 2 से, m को हमारे पास 3 से, n को इससे 4 से, सो ऑन।
तो जहाँ पर एक के के पास अगर हमारे पास एक ही शेल हो तो के के पास एन की वैल्यू क्या होगी, इसके पास एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 हैं तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। 3 हैं तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। एन की वैल्यू 4 हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के बेस पर, ठीक है। तो ये हमको मिला। तो अब h/2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल को कटा के, वेयर एंगुलर मोमेंटम एल, एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल होता है हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल काट के NH/2 पाई, ठीक है। ये आपको मिला ये चीज़। तो NHR इज इक्वल टू MVR डिवाइड N इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो ये हमने एक इक्वेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी ये, हमने जो एक इक्वेशन रख ली, इक्वेशन नंबर 1। ये याद रखिएगा हमने इसको रखा है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये समझ आई आपको बात। अब अगली बात, तो इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट्स होते हैं वो मैंने आपको कहा फिक्स होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 1.1 नहीं होता, 1.2 नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन हमेशा आपको फिक्स एक स्पेसिफिक जो है ऑर्बिट के अंदर एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ मिलेगा, जबकि हमें रदरफोर्ड ने कहा था वो सर्कुलर ऑर्बिट में। अब वो हमको पता नहीं, कहीं पर भी हो सकता है। देखो यानी उसकी जो एनर्जी होगी, ऑर्बिट होगा, वो फिक्स एनर्जी के साथ फिक्स ऑर्बिट के अंदर फिक्स रूट पर वो हमको रिवॉल्व करता हुआ मिलेगा। वो हमको क्या कहते हैं, बोर भैया। फॉर सपोज हमारे पास क्लासरूम है, एक क्लासरूम है, तो उसके पास हमने सीट रखी हुई है। उस क्लास के अंदर आपके पास चेयर्स रखी हुई हैं। एक आगे आपके पास जो है चेयर रखी हुई है, एक चेयर, 2 चेयर हैं। 1 मीटर छोड़कर यहाँ पर 1 मीटर का फासला है, ये यहाँ पर 2 और रखी हुई हैं। फिर 2 मीटर का फासला है, फिर 2 और रखी हुई हैं। तो देखो अब यहाँ पर टीचर ने रूल बनाया, जो बच्चा टेस्ट में 90 मार्क्स लाएगा इसको हम यहाँ पर बिठाएंगे। जो 80 लाएगा हम इसको यहाँ पर बिठाएंगे। जो 60 लाएगा हम इसको यहाँ पर बिठाएंगे। तो देखो ये यहाँ पर टीचर ने कहा जो भी 90 लेकर आएगा, तो जो बच्चा स्टूडेंट्स की जो होगा वो 90 से मैच करेगा वही आगे बैठेगा, ठीक है ना। कोई 80 नंबर वाला बच्चा है टेस्ट में, तो उसको 90 नंबर लाने पड़ेंगे टेस्ट के अंदर, तभी वो उस सीट पर बैठ पाएगा। तो इसके बीच में कोई भी जगह नहीं है खाली, 1 मीटर के अंदर वो बच्चा नहीं बैठ सकता, ठीक है ना। उस क्लास के अंदर चेयरें रखी हुई हैं और यहाँ पर फिक्स जगह पर फिक्स नंबर वाले बंदे बैठेंगे स्पेसिफिक एनर्जी के साथ, यानी ऐसे आप समझ सकते हो। और जबकि रदरफोर्ड ने कहा क्लास के अंदर कोई सीटें नहीं है, खाली 4 पाई वो हमारे पास जो है चटाई बिछाई पड़ी है। जो बच्चा है यहीं पर बैठ सकता है, यहाँ पर बैठ सकता है, यहाँ पर बैठ सकता है, कहीं पर भी उसका दिल करे, यहाँ पर ये जगह यहाँ पर बैठ सकता है। जबकि हमारे जो बोर भैया कहते हैं वो फिक्स ऑर्बिट है, ऑर्बिटल जो है फिक्स हैं, वो उसकी स्पेसिफिक एनर्जी है, स्पेसिफिक वो एनर्जी लेवल्स हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं पर भी नहीं हो सकता, यहाँ से इनके अलावा कहीं पर भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे समझ आई आपको बात। तो हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास तीसरा पोस्टुलेट क्या है, वाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर और एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल है, ऑर्बिट एनर्जी लेवल ऑर्बिट एक बात है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो वो कोई भी हमारे पास रेडिएशन को इमिट नहीं कर रहा। फॉर सपोज दिस इज एन एटम, ये हमारे पास एक एटम है, तो ये एटम का हमारे पास ये न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, और इसके अराउंड एक न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास रिवॉल्व कर रहा है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो रोटेट कर रहा है और रिवॉल्व कर रहा है, सॉरी रोटेट में कह रहा हूँ, मुँह से गलत वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे रिवॉल्व कर, तो ये कोई भी एनर्जी ना तो लॉस कर रहा है यहाँ पर, ना तो कोई एनर्जी को गेन कर रहा है, एक ही ऑर्बिट के, इसी ऑर्बिट के अंदर, ठीक है ना। ये ना तो लूज कर रहा है ना तो गेन कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ आई। तो जबकि क्लासिकल मैकेन जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए चार्ज पार्टिकल है, इसको तो करना चाहिए। तो बोर भैया हमको पेच चिपका देते हैं, पेचा चिपका देते हैं उनके मुंह पर, भाई ये सोलर सिस्टम नहीं है, माइक्रोस्कोपिक जो लेवल है। वो कहते हैं भाई माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आपकी जो है
वही न्यूटन्स के लॉज नहीं अप्लाई होंगे, वही आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई नहीं होगी जो कि आप क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बता रही हैं। ये एटॉमिक लेवल है, इसके लिए हमें न्यूटन के लॉ लाने पड़ेंगे, न्यू लॉज को हमने बताना पड़ेगा। तो मतलब ये एटॉमिक लेवल पर ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती, पेचा चिपका देते हैं इसको इस बात से। ये वहाँ पर उस टाइप बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिस की गई थी, हमें वाकई नहीं मिली थी कोई रेडिएशंस वगैरह लिटरली। तो इन्होंने ये कहा था कि भाई ये हमारे पास देखो, इन्होंने क्या था, मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से, वो बंदा था मैक्सवेल जिसने कहा था भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कोई भी एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो एनर्जी को लूज़ कर रहा होता है, एक्सेलरेटेड है। तो भाई उन्होंने कहा था ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अगेंस्ट थी बात। तो बोर सेड एट एटॉमिक लेवल क्लासिकल डू नॉट अप्लाई, क्लासिकल चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं भाई, ये एटॉमिक लेवल है, यहाँ पर क्वांटम चीज़ें अप्लाई होती हैं। ठीक है, इन्होंने हमको ये बात बताई। ठीक है, ये आप यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई आपको। अब बुक के पोस्टुलेट्स में अगर हम बात करें, कुछ थोड़ी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बात करें लाजमी, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, पोस्टुलेट्स हैं इसके, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो वो सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर सैचुरेटेड फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस विद डेफिनेट एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। यानी एक हमारे पास जो है क्या, ये हमारे पास आपको एक ये न्यूक्लियस है, तो आपको स्पेसिफिक आर पर, रेडियस पर आपको यहाँ पर एक आपको ऑर्बिट मिला, दूसरा आपको 2 पर मिला, तो आपको यहाँ पर ऑर्बिट्स मिलेंगे और यहीं पर ही आपको इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ मिलेगा। आपको कोई यहाँ पर ऑर्बिटल नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं रिवॉल्व कर सकता है, फिक्स्ड है और इसकी एनर्जी फिक्स्ड है, इसकी एनर्जी एक डेफिनेट एनर्जी के साथ। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके मुकाबले में इसकी एनर्जी के साथ होगा वो यहीं पर रिवॉल्व करेगा, इसके यहाँ इसके साथ होगा वो इसके यहाँ पर रिवॉल्व करेगा, यानी वो ऐसे रिवॉल्व करेगा। यही चीज़ मैंने आपको वहाँ पर समझाई। ठीक है, दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन जो है जब तक एक ही एप्रोप्रिएट ऑर्बिट, स्पेसिफिक ऑर्बिट में होता है तो ना तो वो एनर्जी को लूज़ करता है ना तो वो गेन करता है। हर ऑर्बिटल के पास एक फिक्स एनर्जी होती है। हाउएवर द एनर्जी ऑर्बिट इंक्रीज विद द इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियाई। तो हमारे पास जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ करती है, न्यूक्लियस है तो ऐसा फर्स्ट ऑर्बिटर की जो होगी कम से कम एनर्जी होगी, दूसरे की इससे ज़्यादा होगी, तीसरे की इससे भी ज़्यादा होगी। तो ये जो होती है, जितना डिस्टेंस हमारे पास न्यूक्लियस से बढ़ता जाता है तो एनर्जी भी उतनी बढ़ती जाती है। ठीक है, एनर्जी भी उतनी बढ़ती जाती है, ये बात रखना। ठीक है बात। अब तीसरा पोस्टुलेट हमारी बुक कहती है, हमारे पास है ड्यूरिंग एक्साइटेशन। तो इसको मैं आपको आगे लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है, इसको लास्ट में समझना, यानी चौथे के बाद समझेंगे इसको। इलेक्ट्रॉन के मूव ओनली दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एमवीआर, मोमेंटम का भी मूवमेंट एमवीआर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमवीआर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, यहाँ पर एन नहीं आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल एन को ही डिनोट करता है। तो ओ इंटर इज यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा तो एन नहीं आना चाहिए, एन नहीं आएगा, h/2π आना चाहिए, गलती की हुई इन्होंने। ठीक है, तो एम जो होगा वो इसके इक्वल होगा एन h/2π। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। एन क्या है हमारे पास, किस चीज़ की वैल्यू है, वो है नंबर ऑफ शेल का, के है। तो ठीक है, अगर हमारे पास हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास क्या फार्मूला है, अगर हमारे पास इज इक्वल टू एन, क्या अगर एन हमारे पास 1 है तो हमारे पास क्या फार्मूला था, देखो NH/2π, NH/2π। ठीक है, तो जो है पहले ऑर्बिट के पहले जो है शेल क्या होगी, h/2π। अगर हमारे पास दूसरे ऑर्बिट के पास हो तो उसके लिए हमारा h/π होगी। तीसरा होगा अगर हो इज इक्वल तीसरे शेल के लिए 3/2π। ठीक है, तो यहाँ पर 1.5 आपको पाई मिला। ठीक है ना, तो आपको 1.3 पर कोई भी आपको जो है एंगुलर मोमेंटम नहीं मिलेगा, स्पेसिफिक है ये जो है 2π, ये जो है h/2π और हमारे पास जो है h/π लगा हुआ है, तो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, जैसा बढ़ता जाएगा इंटीग्रल मल्टीपल बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि h पे एक कांस्टेंट है,
पाई कांस्टेंट है, 2 वही की वही वैल्यू है, n बढ़ता जाएगा, आप इसको हिसाब से सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, ये इतनी बात समझ आई आपको। अब हमारे पास यही चीज़ थी। Here m and v is the mass and velocity of electron, r is the radius of orbit, रेडियस है ऑर्बिट का। अब तीसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन ये एक ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास अपने जो है ये है कि पहले नंबर शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये दूसरे शेल के अंदर जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पर पहले टेस्ट दिया इसने, तो इसके पास 80 मार्कें थी, तो इसको 90 मार्कें चाहिए होंगी। यानी इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने सोचा कि यार ये बच्चा जो है मेरे साथ इस पीछे शेल में खड़ा है, ये तो आगे है, तो इसने कहा कि यार मैं चीटिंग करता हूँ, अब मैं चीटिंग करूँगा, 10 नंबर और मार्क्स मिल जाएंगे मेरे को, तो मैं वहाँ पर उसकी आगे सीट पर बैठ जाऊँगा। क्लासरूम वाली जो कहानी मैंने तुमको समझाई, तो उसने चीटिंग कर ली एग्ज़ाम के अंदर। चीटिंग करके उसने क्या 90 मार्क्स ले लिए, तो 90 मार्क्स लेकर इसको यहाँ पर और आ गया। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने यानी हायर शेल के अंदर जा सकता है, बट वो हमेशा वहाँ पर नहीं रहेगा। तो क्योंकि उस बंदे ने चीटिंग की थी, तो फिर मैम भी थी, मैम भी होशियार थी, मैम को भी पता ये कभी बच्चा नहीं पढ़ा, तो ये कैसे पढ़ लिया। तो मैम ने फिर से टेस्ट लिया, फिर से टेस्ट घुमा फिरा के लिया और उसको अकेले में बिठा दिया। तो भाई उसको अकेले में बिठाया तो उसकी 80 की 80 मार्क आ गई फिर से, तो वो फिर से यहाँ से हट के 90 से वापसी आके एक दिन के लिए बैठा, वापसी आ गया। तो यानी ऐसे सीन हुआ। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है हायर शेल के अंदर जाता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और ठीक है, तो वो हायर से लोअर की तरफ आता है, तो वो क्या हायर से लोअर की तरफ आता है तो वो एनर्जी कुछ रिलीज़ करता है। ठीक है, ये बात समझ आई आपको। तो ये वही हमारे पास चीज़ एक्सप्लेन कर रही है। ड्यूरिंग एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम क्वांटाइज, यानी कुछ क्वांटाइज एनर्जी, इसको क्वांटाइजेशन जो है हमारे पास क्वांटाइजेशन जो है पोस्टुलेट ऑफ बोहर कहा जाता है, क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट ऑफ नील बोहर भी कहा जाता है। एंड जंप फ्रॉम अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू एन अप्रोप्रिएट हायर ऑर्बिट, बट व्हेन इट रिटर्न्स बैक टू लोअर ऑर्बिट इट एमिट्स क्वांटाइज्ड एनर्जी। तो भाई ये हायर ऑर्बिट के अंदर जाने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब वो मार्क्स को लेता है, और हायर से लोअर की तरफ वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाता क्योंकि उसने चीटिंग की थी। वो जो हायर से अब लोअर की तरफ आएगा तो वो कुछ अमाउंट की एनर्जी को रिलीज़ करेगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ आई, ये एनर्जी को रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या, यानी वो उस लेवल की एनर्जी क्या थी, यानी यहाँ पर डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या थी, दोनों में फ़र्क है, एनर्जी दूसरे वाले की ज़्यादा थी। तो यहाँ पर डेल्टा ई को एक्सप्लेन करेंगे E2 माइनस का E1। ठीक है, ये डेल्टा ई जो के इक्वल होता है, ये जो एनर्जी के जो चेंजिंग है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल्टा ई। इसको हम E2 की एनर्जी को E1 से माइनस करते हैं, तो एच क्या है, एच क्या है, वो क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, प्लांक्स का कांस्टेंट है, और V क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, उसको किस टाइप की रेडिएशन, किस टाइप का फोटोन आके लगा है। फोटोन क्या है यार, मुझे भला छेड़नी नहीं चाहिए, फोटोन छोड़ दो, ये कुछ किस टाइप की जो है एनर्जी है। ठीक है ना, ये कौन सा, उसकी फ्रीक्वेंसी की हमारे पास है, हमारे पास आपको पता है सी क्यू जो है हमारे पास है, एक था सी इज इक्वल टू हमारे पास लैम्डा एंड टू फ्रीक्वेंसी। तो इस फार्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सी अपान लैम्डा। ठीक है, सी अपान लैम्डा इज इक्वल टू एफ, तो इसके थ्रू हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इसको हम एच वी कहा जाता है इसको, और इसको हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिल गई। ठीक है, तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल कतई मिस मत कीजिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो अब इसका हमारे पास इसकी डेरिवेशन करते हैं, इस चीज़ की हम डेरिवेशन करते हैं। ये जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो रखी हुई है इधर बहुत बड़ी चीज़, तो इसकी डेरिवेशन करते हैं। बुक में मैंने देखी प्रॉपर्ली नहीं लिखी हुई, तो पहले हम समझते हैं एक चीज़ को, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर। इलेक्ट्रिक चार्ज की एक बात है कि दो पार्टिकल जो होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स Q1 एक पार्टिकल Q2, उनके बीच का डिस्टेंस है R रेडियस। ठीक है ना,
आर रेडियस में, सॉरी, उसके जो बीच का जो डिफरेंस है वो है आर है। तो ये जो आर डिफरेंस पर ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं ये आपस को, या तो इसके ऊपर कोई फोर्स काम कर रही होती है, ठीक है ना, वो फोर्स काम कर रही होती है यहाँ पर, जो कि ये कौन सी फोर्स होती है, ये एक फोर्स होती है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक फोर्स होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, क्यों दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स, जो चार्जेस की अट्रैक्शन है या रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी। तो ये दो पार्टिकल्स हैं, डिस्टेंस आर पर हैं, Q1 और Q2 और आर का डिस्टेंस है। तो देखा यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इनके दरमियान जो फोर्स होती है, इनके दरमियान जो हमारे पास फोर्स होती है, हम इसको ऐसे जो है हम इसको जो ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि इनके दरमियान जो फोर्स होती है F इज़िकल टू 1 डिवाइडेड बाय जो है हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर से हम इसको डिनोट करते हैं, ये फोर्स इसके इक्वल होती है। ये जो तीन जो वैल्यू है 1/4 पाई, 4 भी सेम है, एप्सिलॉन नॉट जो है वैक्यूम परमिटिविटी है, जो कि आप बाद में जाके पढ़ेंगे इसको। तो ये जो है यहाँ पर कैसे आया, ठीक है ना, तो ये इसका कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये पूरा पाई भी कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है कांस्टेंट इसके साथ, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय उनके रेडियस के स्क्वायर से, ठीक है। ये बात समझ आई। तो हमने कहा था यार वहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चल, वो जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स है उस टाइम पर, ठीक है ना, वहाँ पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, जो उसको मूव करवा रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो हमारे पास एक था mv डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, याद आया तुम, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, सॉरी mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आपको ये चीज़ याद है, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। कोई भी एक पार्टिकल है वो एक जो है मूव कर रहा है किसी भी एक ऑर्बिट के अंदर, एक सर्कुलर पाथ के अंदर, जो है ऑर्बिट, सॉरी नहीं, सर्कुलर पाथ के अंदर, तो जो उसकी जो हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है इस तरफ, इसके सेंटर की तरफ, वो उसके मास के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी जो है वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर, और उसके दरमियान इसका जो डिस्टेंस है उसके आर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो भाई मैंने आपको कहा, मैंने आपको क्या कहा कि भाई ये हमारे पास एटम है, तो एटम ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में रिवॉल्व कर रहे हैं आपस में। तो ये जो हमारे पास जो चार्जेस के बीच की जो अट्रैक्शन है इसको हम कहते हैं एफ। अगर मैं इसको क्या, इसको एफ से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के नाम से नाम दे सकता हूँ उसको, मैं एफ ही दे सकता हूँ मैं इसको। यार ये जो चार्ज है यहाँ पर दो पार्टिकल्स के दरमियान, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो एफ ही है। तो ये जो फोर्स है ये इन पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो है इसको रोटेट करवा रही है, सॉरी रिवॉल्व करवा रही है, रोटेट नहीं होगा, रिवॉल्व करवा रही है, ये एक फोर्स है। तो ये जो फोर्स है, यही फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सीलरेशन, क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। इन दोनों की वजह से ही, इसके चार्जेस की वजह से इसको मिल रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इसको रिवॉल्व करवा रही है। तो मतलब एफ ई इज इक्वल टू एफ सी हम इसको यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर लिखा एफ ई इज इक्वल टू एफ सी, एफ ई इज इक्वल टू एफ सी, तो मैंने एफ ई का क्या निकाला, एफ, ध्यान से देखना, पहले मैं एफ सी लिख लेता हूँ, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू, मैंने क्या निकाला, क्या निकाला। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, इसको समझने से पहले आपने एक और चीज़ समझनी होगी जो कि मैंने आपको खुलवा दी। तो देखो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर वो दो चार्ज थे, Q1 एक पॉजिटिव चार्ज था, Q2 नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो हमारे पास जो है एटम के अंदर एक चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास, वो होता है किसके अंदर, हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो उसको हम कैसे, मैं आपको बता सकता हूँ यार कितना चार्ज है इसका, +1 चार्ज है, तो ये न्यूक्लियस है, तो एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब मेरे पास 4e चार्ज है, प्लस का 4e चार्ज है, प्लस का 4e चार्ज है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास कितना चार्ज है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर मेरे पास प्लस का 4e चार्ज है।
तो यार ये हमारे पास प्रोटॉन के नंबर तो कभी चेंज नहीं होते। प्रोटॉन को तो हम हमेशा जेड से डिनोट करते हैं यार। प्रोटॉन के जितने भी नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है जेड से, और जेड कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये इसके पास कोई भी एक एटम है, उसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्लस का जेड डी है। जेड क्या है? जेड एटॉमिक नंबर है, यानी जिसके पास, उसके पास जितने प्रोटॉन होंगे उतने नंबर के चार्ज है। अगर इसके पास 4 है तो उसके पास प्लस का 4 ही चार्ज है। इसके पास 1 है तो उसके पास प्लस का 1 ही। तो मतलब अब से न्यूक्लियर चार्ज हो तो आप फिज़िक्स के, आप हमारे बच्चे हैं, केमिस्ट्री के बच्चे हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे प्लस का जेड ही चार्ज है इसके पास, प्लस का जेड ही। जेड यानी जिसका एटॉमिक नंबर उतना है और उसके हिसाब से उतने इसके पास चार्ज हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ सी इज इक्वल टू, हमारे पास एफ ही दे रहा था तो मैंने लिखा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, गौर से देखना, आर इज इक्वल टू, एफ ही क्या था हमारे पास, एफ ही क्या था हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाए एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी कांस्टेंट था। अब चार्ज हमारे पास पहला कौन सा था, एक है जेड ई, जेड प्लस प्लस का जेड ई, तो हमारे पास चार्जेस कौन सा था, जेड ई। दूसरा कौन सा था, इलेक्ट्रॉन था, बीच में इनके दोनों के दरमियान का रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे मैंने इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करवाई, ये यहाँ पर ऐसे चीज़ आई। ये बात समझ आई? ये बात आपको समझ आई? देखो मैंने नोट्स के अंदर पक्का इस बात को एक्सप्लेन किया होगा। देखो मैं, प्लस का जेड ई टोटल न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज इसका प्लस का जेड ई होता है, ठीक है।